हेलो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 21। और आज के वर्कशीट में हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र के विषय को पढ़ेंगे। तो अर्थशास्त्र में हमने पीछे भी पढ़ चुका है और पीछे के वर्कशीटों में हमने प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और भारत के सकल घरेलू उत्पाद के बारे में भी जाना। और आज के वर्कशीट में हमें जानना है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक हैं, इसे हमें समझना है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में वर्गीकृत करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। मतलब कि आर्थिक गतिविधियां किन क्षेत्रों में हो रही हैं, उनकी एरियाज क्या हैं, कहाँ कहाँ हो रही हैं, उसको वर्गीकृत किया गया है। यह सार्वजनिक क्षेत्रक एवं निजी क्षेत्रक। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है सरकारी उपक्रम। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। लोक उपक्रम, ठीक, या फिर सरकारी उपक्रम कहिए, इसको सार्वजनिक क्षेत्रक कहा जाता है। ठीक, यह सार्वजनिक होता है, इस पर सबका अधिकार होता है। और निजी क्षेत्रक मतलब प्राइवेट चीज़। ठीक, निजी का मतलब प्राइवेट तो आप लोग समझते हैं, या किसी एक व्यक्ति का होगा या फिर किसी एक कंपनी का होगा। तथा संगठित क्षेत्रक एवं असंगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्र का मतलब ये है कि उसका बाजाबता पूरा संगठन बना हुआ है और किसी नियम के तहत वो कार्य कर रहा है, उसमें नियम लगे हुए हैं। ठीक, और नेक्स्ट है असंगठित क्षेत्रक, मतलब कि उसका कोई नियम कानून नहीं है और वो अपने मन से कार्य कर रहा है। तो इसमें 4 क्षेत्रक हो गए, एक सार्वजनिक क्षेत्रक, दूसरा निजी क्षेत्रक, तीसरा संगठित क्षेत्रक और चौथा असंगठित क्षेत्रक। ठीक, तो आइए अब हम इन सभी क्षेत्रकों को एक एक करके देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक, इन दोनों में हम तुलना पढ़ेंगे और ये इन दोनों की विशेषताएं हैं, इसको भी जानेंगे। सार्वजनिक क्षेत्रक में क्या है, कर परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण। मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्र में जितनी भी संपत्तियां होंगी उन सभी संपत्तियों पर किसका नियंत्रण होगा, वो सरकार का नियंत्रण होगा। सारी संपत्तियां सरकार की होंगी और सरकार ही उसकी देखरेख करेगी। उसके उल्टे निजी क्षेत्रक में परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व होता है, या तो किसी व्यक्ति के का स्वामित्व होगा या फिर किसी निजी कंपनी का स्वामित्व होगा। सार्वजनिक क्षेत्र में कह रहा है कि इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता है। मतलब जितनी सरकारी उपक्रम है, जैसे आप सरकारी स्कूल ले लीजिए, सरकारी अस्पताल ले लीजिए, सरकारी रेलवे को ले लीजिए, तो इनका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना नहीं है, बल्कि लोक कल्याणकारी कार्यों को करना भी, वेलफेयर वर्क करना भी इनका उद्देश्य है और अपने नागरिकों को सही सुविधा पहुँचाना भी इनका उद्देश्य होता है। लेकिन निजी क्षेत्र में इनका एकमात्र उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। आप देख सकते हैं सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों की तुलना कर सकते हैं कि इसमें फीस ज़्यादा लिया जाता है। सरकारी अस्पतालों की अपेक्षा निजी अस्पतालों में शुल्क ज़्यादा होते हैं, फी ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से इनका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना होता है। नेक्स्ट है कि सरकारी उपक्रम में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की सुरक्षा होती है। जिनकी नौकरी लग जाती है तुरंत समाप्त नहीं होती है, जबकि यहाँ रोजगार की सुरक्षा नहीं होती है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, आप बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको तुरंत वहाँ से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है इन सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती है। मतलब सार्वजनिक सेवाएं में जितनी भी सेवाएं होती हैं वो सभी सेवाएं कौन उपलब्ध करवाती है, तो सरकार उपलब्ध करवाती है। जबकि इसमें सारी चीज़ें एक व्यक्ति या एक कंपनी उपलब्ध करवाती है। समझ गए। और सार्वजनिक क्षेत्र में अपने कर्मचारियों को सवैतनिक छुट्टी और अन्य सेवाएं दी जाती हैं। जैसे अगर वो छुट्टी पर जाएगा तो उसका पेमेंट भी बनेगा। लेकिन यहाँ निजी क्षेत्र में सवैतनिक छुट्टी नहीं दी जाती है। अगर आप छुट्टी पर हैं तो आपके पेमेंट कटेंगे और अन्य कोई भी सेवा उनको प्रदान नहीं की जाती है। तो ये दोनों में अंतर है। इसका उदाहरण कह रहा है भारतीय रेलवे या कोई अन्य भी हो सकता है। जैसे भारत का अस्पताल हो सकता है, सरकारी अस्पताल, राज्यों का सरकारी अस्पताल हो सकता है। लेकिन यहाँ उदाहरण में टिस्को देख लीजिए, टाटा देख लीजिए, रिलायंस देख लीजिए, एयरटेल देख लीजिए। तो ये सब निजी क्षेत्र के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट है संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक के बारे में हमने बताया है कि जिसका संगठन हो
और नियम पूर्वक बजाते उसका कोई नियम हो और उस नियम से कार्य चल रहा हो, उसका अपना रूल रेगुलेशन हो, उससे कार्य चल रहा हो तो उसको संगठित क्षेत्रक कहते हैं। और असंगठित क्षेत्रक मतलब उसमें काम करने वाला का कोई संगठन ना हो, उनको देखरेख करने के लिए कोई नियम कानून ना हो, अपने मन से जो कार्य करता है उसको असंगठित क्षेत्रक कहते हैं। अब इन दोनों में भी अंतर को हम लोग समझ लेते हैं और इन दोनों की विशेषताओं को भी जान लेते हैं। संगठित क्षेत्रक में उचित वेतन दिया जाता है, चाहे आप किसी भी संगठित क्षेत्रक, जैसे रेलवे संगठित क्षेत्रक है, बैंकिंग भी संगठित क्षेत्रक है, तो इसमें एक वेतन निश्चित होता है, आपको वहीं मिलेगा। लेकिन असंगठित क्षेत्रक में वेतन कम होता है। अगर आपके घर में कोई घरेलू नौकर है तो उसको वेतन आप अपने हिसाब से तय करते हैं, कोई रूल रेगुलेशन उसका नहीं है। या फिर अगर कोई ठेला वाला है, रेहड़ी वाला है, तो उनको जो आमदनी होती है वो आमदनी निश्चित नहीं होती है, वो कम वेतन पर काम करते हैं। और संगठित क्षेत्र में कार्य के निश्चित घंटे होते हैं कि आपको 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा ही काम करना होता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में कार्य का कोई घंटा नहीं होता है, व्यक्ति तब तक कार्य करता है जब तक कि उसके कार्य पूरे नहीं होते हैं। और नेक्स्ट है, इसमें नौकरी की निश्चितता होती है कि एक बार अगर आपकी नौकरी लग गई तो कुछ दिनों तक बनी रहेगी। लेकिन इसमें नौकरी की अनिश्चितता होती है, आप जब तक काम करेंगे तब तक आपको पैसा मिलेगा, काम बंद, आपका पैसा बंद। संगठित क्षेत्र में कर्मचारी योजनाओं का लाभ मिलता है। जो भी योजनाएं कर्मचारियों के लिए बनाई जाती हैं हमारे संविधान के द्वारा, उन सभी योजनाओं का लाभ संगठित क्षेत्रकों में देना होता है। और असंगठित क्षेत्रकों में कर्मचारी योजनाओं का अभाव होता है, यह किसी भी प्रकार की योजना को यहाँ नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है, कार्य की बेहतर परिस्थितियां होती हैं कि मतलब जो भी संगठित क्षेत्र होंगे तो उसमें कर्मचारियों के लिए बेहतर परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है। अच्छा रहन सहन की व्यवस्था, उनको आने जाने की व्यवस्था, उनके लिए हवा वगैरह की भी व्यवस्था की जाती है। बहुत सारे हैं, उनके लिए कपड़ों की भी व्यवस्था की जाती है, उनके बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था की जाती है, उनके माता पिता और उनके स्वास्थ्य के देखभाल की भी व्यवस्था की जाती है। लेकिन यहाँ इस तरह की कोई परिस्थिति नहीं होती है। निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियाँ होती हैं, चाहे आप गंदगी में रह रहे हों या फिर कहीं भी रह रहे हों, आपको कार्य करना है, उन्हीं परिस्थितियों में आपको काम करना है। तो इस तरह से संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक में कार्य के परिस्थितियों में अंतर आता है। और इसका उदाहरण कह रहा है बैंकिंग है, कोई भी बैंक हो सकता है इसका उदाहरण। और इसका उदाहरण रेहड़ी पटरी वाले या घर में जो हम लोग नौकर रखते हैं वो सभी नौकर, ये सभी असंगठित क्षेत्र के काम करने वाले में आते हैं। तो अब इस वर्कशीट में 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो आइए चारों प्रश्नों को हम लोग एक एक करके करते हैं और इनका उत्तर देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्रक एवं निजी क्षेत्रक की तुलना कीजिए। तो आइए हम लोग सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक की तुलना करते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है, सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक में अंतर नीचे दिए गए हैं जो निम्न प्रकार से हैं। यहाँ हमने एक टेबल बनाया है, इसमें सार्वजनिक क्षेत्रक की बातें हैं और इसमें निजी क्षेत्रक की बातें हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। इसमें कह रहा है कि परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है, जबकि निजी क्षेत्रक में परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व होता है। और दूसरा है, इसका उद्देश्य केवल लाभ नहीं है, मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्रक में जो भी उपक्रम है उसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं है, जबकि निजी क्षेत्रक का उद्देश्य, इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना है। और नेक्स्ट है कि इसमें रोजगार की सुरक्षा है, लेकिन निजी क्षेत्रक में रोजगार की सुरक्षा नहीं होती है। और आगे है, सभी सेवाएं सरकार देती हैं और निजी क्षेत्रक में इसमें एक व्यक्ति या कंपनी देती है। सार्वजनिक क्षेत्रक में सवैतनिक छुट्टी और अन्य सेवाएं दी जाती हैं, जबकि निजी क्षेत्रक में सवैतनिक छुट्टी और अन्य सेवाएं नहीं दी जाती हैं। नेक्स्ट, इसका उदाहरण है भारतीय रेलवे और इसका उदाहरण है टाटा, टिस्को, रिलायंस, जो भी हो। और नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है, संगठित क्षेत्रक एवं असंगठित क्षेत्रक की तुलना कीजिए। तो आइए देखते हैं संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक के बारे में। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक में तुलना निम्नलिखित है। यहाँ संगठित क्षेत्रक की बातें हैं और यहाँ असंगठित क्षेत्रक की बातें हैं। संगठित क्षेत्रक में उचित वेतन मिलता है, असंगठित क्षेत्रक में कम वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्रक में कार्य के निश्चित घंटे होते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्रक में कार्य का कोई निश्चित समय नहीं होता।
और संगठित क्षेत्रक में नौकरी की निश्चितता होती है और असंगठित क्षेत्रक में नौकरी की अनिश्चितता होती है। आज है, कल रहेगी या नहीं रहेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट है कि संगठित क्षेत्रक में कर्मचारी योजनाओं का लाभ मिलता है, जबकि असंगठित क्षेत्रक में कर्मचारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। और संगठित क्षेत्रक में कार्य की बेहतर परिस्थितियां होती हैं और इसमें असंगठित क्षेत्रक में निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियां होती हैं। इसका उदाहरण बैंकिंग है और इसका उदाहरण घरेलू नौकर हो सकता है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखते हैं और तीसरा प्रश्न है असंगठित क्षेत्रक की समस्याओं पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरे प्रश्न में है असंगठित क्षेत्र में, इसका उत्तर है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को कम वेतन पर कार्य करना होता है। उनके लिए कार्य का कोई निश्चित समय नहीं होता है। इनके सैलरी की अनिश्चितता होती है। इनको नियोक्ता द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। इनको किसी भी प्रकार के कर्मचारी योजना का लाभ नहीं मिलता है तथा इनको निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियों में भी कार्य करना पड़ता है। तो इस तरह से तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। और चौथा है सार्वजनिक क्षेत्रक एवं निजी क्षेत्रक के 5 उदाहरण लिखिए। भाई इस प्रश्न के उत्तर को भी हम करते हैं। यहाँ देखिए, सार्वजनिक क्षेत्रक के 5 उदाहरण हैं रेलवे, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सरकारी बैंक और पुलिस व्यवस्था। और नेक्स्ट है निजी क्षेत्रक के 5 उदाहरण टाटा, मारुति सुजुकी, रिलायंस समूह, सहारा इंडिया और एयरटेल। तो इस तरह से आपके चारों प्रश्नों के उत्तर हो गए और आपका वर्कशीट नंबर 21 भी कंप्लीट हुआ। और आगे सारे वर्कशीट इस चैनल पर आते रहेंगे। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय।